जरा सोचिए, भारत में एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है जो सरकार की नजरों से पूरी तरह से गायब है। एक ऐसी दुनिया जहां कैश ही राजा है, नियम सिर्फ तोड़ने के लिए बने हैं और हर कोने में एक नया लूप होल इंतजार कर रहा है। यह कहानी है भारत के काले धन की, एक ऐसा खेल जो दशकों से चल रहा है और इसका सबसे शॉकिंग पार्ट यह है कि शायद हम और आप भी अनजाने में इसका हिस्सा हैं। ये आवाज याद है आपको? साल 2011, दिल्ली का रामलीला मैदान। लाखों लोग एक आवाज में एक लड़ाई लड़ रहे थे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुद्दा था भ्रष्टाचार और काला धन। और तभी एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 400 लाख करोड़। यह पैसा इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसके वादे तो हर चुनाव में गूंजते हैं, पर क्या सच में कुछ बदला? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस पूरे खेल को ना शुरू से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे उस एक आवाज की कहानी जिसने देश को हिला दिया था। फिर समझेंगे कि ये काला धन आखिर है क्या भला। उसके बाद चलेंगे उस दौर में जहां ये जुर्म मजबूरी से पैदा हुआ था। फिर देखेंगे सरकार और शातिर खिलाड़ियों का वो चूहे बिल्ली का खेल। और आखिर में वो सवाल जो हम सबको खुद से पूछना होगा, असली जिम्मेदार कौन है? चलिए सबसे पहले उस वादे की बात करते हैं। वो एक उम्मीद जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। वादा था कि विदेशों में छिपा हुआ काला धन वापस आएगा। पर क्या वो वादा पूरा हुआ? नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, बड़े बड़े कानून बने, लेकिन आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा परछाई में जी रहा है। तो सवाल यह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई? क्या सरकारें फेल हो गईं या खिलाड़ी इतने शातिर हैं कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन है? रुकिए, इसका जवाब आगे और भी चौंकाने वाला है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम सब काला धन, ब्लैक मनी सुनते रहते हैं, पर यह आखिर है क्या भला? इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा खेल इसी की परिभाषा में छिपा हुआ है। एकदम सिंपल भाषा में समझे तो काला धन वो पैसा है जिस पर टैक्स की चोरी हुई है। अब वो पैसा चाहे आपने ईमानदारी से कमाया हो पर सरकार को बताया नहीं, या फिर गैर कानूनी तरीके से कमाया हो, अगर वो अनरिपोर्टेड, अनटैक्स्ड और अनरेगुलेटेड है तो वो काला धन है। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, सुनिए। देखिए, काले धन के दो चेहरे हैं। एक है शैडो इकोनॉमी और दूसरी है ब्लैक इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी में काम तो लीगल होता है, जैसे कोई ट्यूशन टीचर कैश में फीस ले ले या कोई दुकानदार बिना बिल के सामान बेच दे। काम लीगल पर टैक्स गायब। वहीं ब्लैक इकोनॉमी मतलब सीधा सीधा इल्लीगल काम, स्मगलिंग, ड्रग्स, रिश्वतखोरी। मतलब हर ब्लैक एक्टिविटी शैडो है, पर हर शैडो एक्टिविटी ब्लैक नहीं होती। पर जब आप इसका साइज सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। और अब वो आंकड़ा जो सच में आपके होश उड़ा देगा। भारत की शैडो इकोनॉमी का साइज है करीब 931 बिलियन डॉलर। ये भारत की पूरी जीडीपी का लगभग 26% है। इसको ऐसे समझिए, देश में हर 4 रुपए में से 1 रुपया सरकार की नजरों से पूरी तरह गायब है। सोचिए, इस पैसे से कितने स्कूल, हॉस्पिटल और सड़कें बन सकती थी। अच्छा, दुनिया से कंपेयर करें तो चीन और अमेरिका के आंकड़े हमसे बड़े हैं, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। 1970 के दशक में भारत की शैडो इकोनॉमी जीडीपी का 64% थी। जी हां, मतलब हर 3 रुपए में से 2 रुपए काले थे। आज ये 26% है। तो ये कम कैसे हुई और ये पैदा ही क्यों हुई थी? इसकी जड़ एक ऐसी कहानी में है जो आपको चौंका देगी। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां काला धन सिर्फ लालच नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया था। एक ऐसा सिस्टम जिसने ईमानदार लोगों को भी बेईमानी के रास्ते पर धकेल दिया था। ये कहानी शुरू होती है आजादी के बाद लाइसेंस राज से। तब सरकार तय करती थी कि देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा और किस दाम पर बिकेगा। हर छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था। हालत यह थी कि एक कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए दिल्ली के 50 चक्कर लगाने पड़ते थे। सोचिए जरा, आज के जमाने में ऐसा हो तो क्या होगा। इस सिस्टम ने देश में हर चीज की कमी पैदा कर दी। 1970 में बजाज चेतक स्कूटर चाहिए, 10 साल इंतजार कीजिए। लोग 10,000 में स्कूटर बुक करके 20,000 में ब्लैक में बेचते थे। और सबसे शॉकिंग पार्ट तो अब आ रहा है। 1974-75 में भारत में इनकम टैक्स रेट 98% तक पहुंच गया था। जी हां, आपने सही सुना, 98%। मतलब 100 रुपए कमाओ और 98 रुपए सरकार को दे दो। ऐसे में लोगों के पास टैक्स चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। बेईमानी एक मजबूरी बन गई और भ्रष्टाचार नॉर्मल। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ जब सरकार ने इसे रोकने की कोशिश की।
और अब शुरू होता है असली चूहे बिल्ली का खेल। एक तरफ सरकार जो कानून का जाल बिछाती है और दूसरी तरफ है शातिर खिलाड़ी जो उस जाल में से निकलने का हर रास्ता ढूंढ निकालते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। और इन खिलाड़ियों का सबसे स्मार्ट तरीका है राउंड ट्रिपिंग। ये कैसे काम करता है? काला पैसा हवाला के जरिए मॉरिशस या सिंगापुर जैसे टैक्स हेवन देश भेजा जाता है। वहां कागज पर एक कंपनी बनती है और फिर वही पैसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI बनके वापस इंडिया आ जाता है। कागजों पर यह विदेशी निवेश है, लेकिन असल में ये अपना ही काला धन है जो पूरी तरह सफेद होकर वापस आ गया। कितना स्मार्ट तरीका है ना? पर यह अकेला तरीका नहीं है। काले धन को सफेद बनाने की 3 सबसे बड़ी नसें हैं। पहला, रियल एस्टेट। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कागज पर 50 लाख दिखाया, बाकी 50 लाख कैश में ले लिए। दूसरा, सोना और हवाला। 70-80 के दशक में तो 70% सोना स्मगलिंग से आता था। और तीसरा, राउंड ट्रिपिंग। इन्हीं 3 रास्तों से पूरी ब्लैक इकोनॉमी को जिंदा रखा जाता है। तो सवाल यह है, सरकार ने क्या किया? सरकार ने भी एक जवाबी हमला बोला, और वो हमला था 8 नवंबर 2016 की रात। नोटबंदी। भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई का ऐलान। पर इसका नतीजा क्या निकला, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। नतीजा ये निकला कि 99.3% पैसा सिस्टम में वापस आ गया। क्यों? क्योंकि ज्यादातर काला धन कैश में नहीं बल्कि जमीन, सोना और विदेशी करेंसी में छिपा था। मतलब नोटबंदी ने सिर्फ कैश वाले काले धन पर वार किया, जो कि पूरी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा था। तो क्या यह पूरी तरह फेल हो गया? रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये स्लाइड इस पूरे खेल को ब्रिलियंटली दिखाती है। सरकार ने 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया तो सोने की स्मगलिंग आसमान छूने लगी। सरकार ने मॉरिशस के साथ टैक्स का नियम बदला तो खिलाड़ियों ने शेयर्स की जगह डेरिवेटिव से पैसा घुमाना शुरू कर दिया। सरकार बेनामी संपत्ति एक्ट लाई तो लोगों ने मालिक छिपाने के और भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके निकाल लिए। सरकार एक दरवाजा बंद करती और शातिर खिलाड़ी एक नई खिड़की खोल लेते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने सिर्फ नोटबंदी की। इसके बाद तो जैसे एक मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो गया। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट को मजबूत करना, 2 लाख से ज्यादा के कैश लेन देन पर नजर रखना, सरकार ने हर तरफ से घेरने की कोशिश की। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आज की तारीख में नया काला धन बनाना और उसे सिस्टम में घुमाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ, बस खिलाड़ी और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा शातिर हो गए हैं। पर अब हम आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। सरकार ने हर कानून, हर नियम आजमा लिया, लेकिन ये खेल आज भी जारी है। तो आखिर असली जिम्मेदार कौन है, सरकार या कोई और? ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। इसका मतलब है, अगर हम लोग खुद बदलना नहीं चाहते और हर चीज के लिए सिर्फ सरकार को दोष देते रहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सरकार अपनी तरफ से दीवारें खड़ी करती है, लेकिन जब तक हम खुद ही उन दीवारों में छोटी छोटी दरारें ढूंढते रहेंगे, जब तक हम खुद छोटे बड़े ब्लैक ट्रांजैक्शंस को चलता है कहकर नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक ये पैरेलल इकोनॉमी चलती ही रहेगी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। अगली बार जब कोई दुकानदार कहे बिना बिल के सस्ता पड़ेगा या प्रॉपर्टी डीलर कहे थोड़ा कैश में एडजस्ट कर लेते हैं, तब आप क्या करेंगे? क्या ये लड़ाई सिर्फ सरकार की है या असली पावर हम सबके छोटे छोटे फैसलों में छिपी है? कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, इस खेल को कौन खत्म कर सकता है, सरकार या हम खुद? सोचिएगा जरूर।